और कोरोना वायरस के हवाले से बड़ी खबर, मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 31,332 हो चुकी है। अब तक 1007 अफराद हलाक हो चुके हैं। 22,629 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तो हम आपको वो आंकड़ा बता रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि ये ताज़ा आंकड़ा है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद जो है वो अब तक क्या है। मुतासरीन की तादाद 31,332 तक जा पहुंची है। अब तक 1007 अफराद हलाक हो चुके हैं। 22,629 एक्टिव केसेस हैं और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की रियासतें। तो मुतासरीन की तादाद 31,332, 1007 अफराद की हलाकत, 22,629 एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सबसे ज्यादा मुतासिर। तो ये आज की ताजा खबर में ताजा आंकड़ा है जो हम आपको दे रहे हैं। और दिल्ली की बात कर लें, जहां 24 घंटों में 206 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 201 मरीज सेहतयाब हुए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 3,314 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटों में कोई भी मौत नहीं हुई है। अब तक कोरोना से 54 अफराद हलाक हो चुके हैं। चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी पवन गौर का। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार दिल्ली के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। आज का ताजा आंकड़ा क्या है और क्या कुछ वहां पर खास एहतियात अभी भी देखी जा रही है? पवन। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर पूरे देश के अगर आंकड़े की बात करें तो जो पूरा कोरोना पॉजिटिव लोगों का जो आंकड़ा है वो 30,000 को पार कर गया है और 31,300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित कुल मामले अब तक सामने आए हैं। हालांकि जो रिकवरी रेट है इंडिया के अंदर वो भी काफी अच्छा है। तकरीबन 7600 से ज्यादा लोग अब तक इस बीमारी से जो रिकवर हो चुके हैं। उसके साथ साथ दिल्ली की अगर बात करें तो 3,300 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर कल शाम तक सामने आए हैं। आज का जो ताजा आंकड़ा है अभी थोड़ी देर में दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन कल रात तक का जो आंकड़ा है वो 3,300 से ज्यादा जो कोरोना संक्रमित हैं वो दिल्ली में अब तक पाए गए हैं। तो लगातार सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि कैसे भी न कैसे कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोका जाए। उसके चलते तमाम कोशिशें की जा रही हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। जिस इस समय हम खड़े हुए हैं वो दिल्ली और फरीदाबाद, अब जो बॉर्डर है हरियाणा का, वहां हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पिछले मतलब कल से इस बॉर्डर को सील कर दिया है। अब तक क्या था कि जो जरूरी सेवाएं थी उनको परमिशन दी जा रही थी आवाजाही करने की, लेकिन अब उनको भी पूरी तरह बंद कर दिया है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हों, जो जिस राज्य में है, जो जिस जगह है, वो वहीं जाकर अपनी सर्विस दे। सिर्फ जो मालवाहक वाहन है और बहुत जरूरी जिनके पास इंटर स्टेट पास है, उन्हीं लोगों को परमिशन दी जा रही है यहां से आवाजाही करने की। तो सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं, चाहे यहां दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर की बात हो, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर की बात हो, किसी भी बॉर्डर की बात हो या अंदर की बात हो, सब कोशिश पूरी तरह की जा रही है कि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके, जिससे कि स्थिति सामान्य हो पाए। पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग हमारी ड्यूटी में लगे हुए हैं, जो लोग हमारी हिफाजत में हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत अब। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो लोग हैं वो चाहे पुलिसकर्मी हों, सीआईएसएफ वाले हों या स्वास्थ्य कर्मी हों, वो लोग भी अब कोरोना संक्रमित के आंकड़े लगातार आते जा रहे हैं हम लोग के सामने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बचाव में लगे हुए हैं और तमाम जो एहतियात है वो बरतते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो संक्रमित हो जाते हैं। उसके चलते तमाम लोगों से, सभी राज्य सरकारें हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या कोई मुख्यमंत्री हो, सब लोग यही अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें। अगर लोग अपने घरों में रहेंगे तो कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों को समस्या सामने आएगी, कम से कम जो सुरक्षा कर्मी है उनको समस्या बहुत कम सामने आएगी, जिससे कि उनका भी बचाव रहेगा और जो जनता है उसका भी बचाव रहेगा।
तो लोगों से यही अपील है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कि जो बाहर का जो संक्रमण का फैलाव है जी पवन, तो लगातार पहले दिन से जिस तरह से न्यूज़ 18 नेटवर्क भी अपने तमाम नाज़रीन से यही अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहें और बाहिफाजत रहें, सेफ रहें। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद भी अपना वहाँ बहुत ख्याल रखिए। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहाँ कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा तबाही देखी जा रही है। रियासत में मुतासिरीन की तादाद पर अगर नजर डालें तो 9018 तक ये जा पहुंची है। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरने वालों की तादाद 400 के पार है। किसी भी दूसरी रियासतों के मुकाबले सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही देखे जा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे आज तक का आंकड़ा चाहेंगे और साथ ही साथ और क्या कुछ खास हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी या कुछ एहतियात? देखिए, महाराष्ट्र में जो है मरीजों की संख्या हो चुकी है 9318, 400 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 1388 लोग जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं। और ये जो 9318 पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा, उसमें से मुंबई की अगर बात करें तो 6169 लोग जो है मुंबई में संक्रमित हैं। और पूरे महाराष्ट्र में जो 400 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें से 244 मृत्यु जो है सिर्फ मुंबई में हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 729 नए मामले सामने आए हैं, 31 लोगों की मौत हुई है, 106 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। और जो 31 लोगों की मौत हुई उनमें 16 पुरुष हैं, 15 महिलाएं हैं। और 31 लोगों में से 20 मृतकों की उम्र जो है 60 साल से अधिक है, जबकि 10 की उम्र 40 से 59 के बीच और 1 की उम्र 40 से कम है। और इन 31 मृतकों में से 20 मरीजों को पहले से मेडिकल बीमारी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, दिल की बीमारी इत्यादि है। और अब तक महाराष्ट्र में 1,55,170 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 9,917 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। तो महाराष्ट्र की जो हालत है बहुत ही खराब है। इसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने को कह रहा है और ये भी कह रहा है कि जो गाइडलाइन है उसका जो है पालन जो है लोगों को किया जाए। अब तक पूरे राज्य में मैं आपको बताऊं 1,29,931 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 1,20,136 लोगों की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, तो वहीं 9,318 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। तो महाराष्ट्र की जो हालत बहुत खराब है और खासकर महाराष्ट्र में मुंबई शहर की जो हालत है वो बहुत खराब है। वहीं अगर धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी उसकी बात करें तो 19 लोगों की मृत्यु जो है अभी तक हो चुकी है। तो इंतजाम सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, चाहे संक्रमित आंकड़ों की बात की जाए या मौत के आंकड़ों की बात की जाए, इसमें लगातार जो है दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जिससे लोग आज महाराष्ट्र में क्या कुछ आंकड़े रहेंगे, क्या कुछ हालात रहेंगे, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे गुजरात की, जहां कोरोना मुतासिरीन की तादाद 3,774 तक जा पहुंची है। 181 अफराद की मौत हो चुकी है, 394 अफराद कोरोना से नबरदाजमा होकर सेहतयाब हो चुके हैं। गुजरात में मुल्क की दूसरी रियासतों के मुकाबले कोरोना के केस रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर अहमदाबाद में कोरोना के मामले तेजी से सामने आए हैं। अहमदाबाद में अब तक 197 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। मुल्क में लॉकडाउन नाफिज है। इस लॉकडाउन में बड़ी तादाद में तलबा और मजदूर मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं। उनकी यही जद्दोजहद है कि वो जल्द से जल्द अपने अपने शहरों और घरों को लौट सकें। गुजरात के भी कई शहरों में शुमाली रियासतों के मजदूरों की बड़ी तादाद मौजूद है। गुज़िश्ता रोज एक बार फिर करीब 60 मजदूरों ने अपना सामान्य सफर बांधा, पैदल ही चल पड़े। सूरत के पिंडिसरा और वराछा इलाकों से मध्य प्रदेश और यूपी के मजदूरों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। ये तमाम मजदूर 35 किलोमीटर पैदल चलकर बारडोली तक जा पहुंचे थे। पुलिस ने इन सभी को वापस सूरत इनके मुकामात पर भेजा। हालांकि इन मजदूरों का कहना यही था कि इनके पास काम नहीं है, खाने पीने के लिए पैसे तक खत्म हो चुके हैं और जिंदगी का दायरा इनके ऊपर लगातार तंग होता जा रहा है। किशन यादव है, यहाँ जीकोवाली 600 नगर रहता हूँ। टेक्सटाइल मार्केट में काम करता हूँ, छुट्टा वो भी दिन भर करता हूँ, शाम को पैसा मिल जाता है। ये 38 दिन बंद होने के बाद जो पैसा था वो खा लिए। खाना पानी आता है कभी काल, जैसे एक आध थोड़े में उसमें पेट नहीं भरता है। वहाँ फिर भीड़ ज़्यादा जमा हो जाता है। भीड़ जमा होने के कारण खाना तो मिलता नहीं है। और वहाँ
जैसे रहो तो लुक्खा पुक्खा ये लोग परेशान करते हैं, जैसे छोड़ते नहीं लेकिन तभी धमकी देते हैं, रूम पे आते घूमते, ऐसा है। और अब हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं, 10:30 बजे कल रात को हम लोग वहाँ से निकले हैं। और यहाँ क्या मांग? अब सरकार से यही मांग है कि हमारे लोग के लिए कुछ बस वगैरह अगर करा दें तो उनके लिए बहुत धन्यवाद है, और नहीं कराएंगे तभी हम लोग पैदल यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वापस हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मयूर मकड़िया का। मयूर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि गुजरात में जो हालात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है और इस सब के बीच वहाँ पर जो मजदूर हैं उनकी हालत भी ठीक नज़र नहीं आ रही। तमाम तर जानकारी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर गुजरात की बात की जाए तो अभी तक पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो 3774 जो पेशेंट है वो पॉजिटिव आए हैं, और उसमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद के में पॉजिटिव आए हैं। वहाँ 2543 पर्सन है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर मौत की बात की जाए तो 181 लोग है वो डेथ हुए हैं, उसकी मौत हुई है। और डिस्चार्ज की अगर बात की जाए तो 434 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। यानी जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, पूरी तरह से प्रशासन, खास करके अगर अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा की बात की जाए तो वहाँ सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो है। और गुजरात के 80% जो केसेस है वो ये इस 3 शहरों में से आते हैं। यानी नंबर की बात की जाए तो ये 3 शहर काफी बड़े हैं। खास करके जो डबलिंग रेट अहमदाबाद का था वो अब घट रहा है। यानी पहले जो 4 दिन का डबलिंग रेट था अब वो 8 दिन का हो गया है। वो प्रशासन के लिए काफी अच्छी बात है। लॉकडाउन अब खुलने ही वाला है, कुछ ही दिन बाकी रहे हैं। तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी यहाँ आई थी, उन्होंने पीएमओ में रिपोर्ट भी दे दी है अपनी। और ऐसा लग रहा है कि मयूर मजदूरों की हालत के बारे में भी जानना चाहेंगे, उनकी क्या कुछ वहां पर हालत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो वहां पर दूसरे स्टेट्स के मजदूर हैं वो परेशान दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मजदूर की हम अगर बात की जाए तो अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत और कच्छ, इन जगहों पे जो परप्रांतीय जो मजदूर है वो फंसे हुए हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो डीएम है उनको सब जिले के डीएम को आदेश दे दिया है कि जो भी परप्रांतीय मजदूर है उनके लिए इंतजाम किया जाए। और साथ ही दूसरे जो स्टेट है वो उनके जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ भी अभी गुजरात गवर्नमेंट की बात हो रही है। और उनके जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। फिलहाल भी फिर भी अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई मजदूर अभी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो फिलहाल फंसे हुए हैं। कई जगह ऐसी है, सूरत में कई जगह ऐसी है, अहमदाबाद में कई जगह ऐसी है और कच्छ में भी ऐसी जगह है कि वहाँ अभी तक जो मजदूर परप्रांतीय है वो फंसे हुए हैं। जी मयूर, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और गुजरात में आज क्या कुछ आंकड़े रहेंगे उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। आज की ताज़ा खबर में आगे बढ़ेंगे। कोटा और दूसरी रियासतों में फंसे बिहार के तलबा की वापसी पर पटना हाईकोर्ट में अब 5 मई को समाअत होना है। कोर्ट ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दिया है। साथ ही बिहार हुकूमत को ये हुक्म भी दिया गया है कि अगली समाअत तक तलबा को पूरी मदद भी फराहम की जाए। इस काम में मरकजी हुकूमत भी बिहार सरकार की मदद करे। वहीं बिहार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार तलबा के लिए फिक्रमंद है, लेकिन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आज माननीय न्यायालय से 1 सप्ताह का समय मांगा। जो माननीय न्यायालय ने 1 सप्ताह का समय दिया है भारत सरकार को जवाब देने के लिए इस मामले। इस आर्गुमेंट के दौरान पिटिशनर के लॉयर जो थे वो अपना पक्ष रखे। बिहार सरकार की ओर से मैं पक्ष रखते हुए बताया कि बिहार सरकार, जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू किया है वो स्टैट्यूटरी वैदिक गाइडलाइंस है।
कोरोना की वबा से निपटने में अब एनजीओज भी इंतजामिया के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर पाएंगे। वफाद आमा की एक अर्जी पर समाअत करते हुए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रज़ाकार तंजीमों को बड़ी राहत दे दी है। वाज़ेह है कि जब भी कोई मुसीबत या आफत आई है, एनजीओज ने सरकार के साथ मिलकर राहत और इमदाद पहुंचाने में बेहद अहम रोल अदा किया है। लेकिन कोरोना जैसी वबा के दौरान ये तंजीमें अपना कोई किरदार अदा नहीं कर पा रही। हालांकि अदालत के हुक्म के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ भी एनजीओज के तई नरम हुआ है, लेकिन सरकार अभी ये खुलकर मानने को तैयार नहीं कि मुसीबत की इस घड़ी में एनजीओज को राहत के कामों में इस्तेमाल करेगी। असल में किसी के अगेंस्ट नहीं है ये याचिका, ये सभी को हेल्प करने के लिए। वो राज्य सरकार भी वही करना चाहती है, भारत सरकार भी वही करना चाहती है, हम लोग भी वही चाहते हैं, तो बस इसीलिए फाइल किया। जिलाधिकारियों से मिले और राज्य सरकार को यह भी निर्देशित किया गया था कि आप लोग जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, जो नोडल ऑफिसर उन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय करेंगे और देखेंगे कि कौन सही संस्था है जो कि सही काम कर सकती है, जिनसे सहयोग लिया जा सकता है। हम लोग का बिहार सरकार का क्लियर स्टैंड है कि बिहार सरकार खुद सक्षम है और बिहार सहायता पहुंचाने के लिए मॉनेटरी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेस आधार पर, तो इसमें हम किसी भी एनजीओज को या सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को या अदर्स को हम बिहार सरकार परमिट नहीं कर रही है। वहीं झारखंड सरकार के बाद सीआरपीएफ जवानों ने रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में फ्लैग मार्च किया है। सीआरपीएफ की एक कंपनी को कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में तैनात किया गया है। सिटी एसपी ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए कहा कि जवानों को इलाके में सख्ती बरतने के लिए हुक्म दिए गए हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। हिंदपीढ़ी जो है हॉटस्पॉट एरिया है, यहाँ पे काफी सारे केसेस निकल चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीआरपीएफ की एडिशनल जो है कंपनी डिप्लॉय की गई है। अभी हम लोग यहाँ फ्लैग मार्च कैरी कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, चाहे सीआरपीएफ के हों चाहे पुलिस के हों, सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित रहें। उसके बाद यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेन टास्क हमारा यह है कि लॉकडाउन इन्फोर्स कराना, और वह लॉकडाउन इन्फोर्स हमारे जिला पुलिस के समन्वय के साथ किया जाएगा। इसके लिए उनको आवश्यक दिशा निर्देश अभी दिए गए हैं। बाकी पोस्ट वाइज ब्रीफिंग जैसे ही इनकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी तो हम लोग करेंगे। हिंदपीढ़ी के बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार के निर्देश के बाद अब सीआरपीएफ की कंपनी हिंदपीढ़ी की जिम्मेवारी को संभालने के लिए पहुंच चुकी है। फिलहाल फ्लैग मार्च के लिए जवान जो है सीआरपीएफ के वो निकल रहे हैं और तमाम जो जगह हैं जो हॉट स्पॉट है हिंदपीढ़ी के, उन इलाकों में इनकी तैनाती की जाएगी ताकि लॉकडाउन जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। फिलहाल यहाँ पर सिटी एसपी के द्वारा जवानों को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि वो किस तरह से अपनी ड्यूटी करें और क्या किन चीजों का ध्यान रखें, इन बातों को अहमियत दी गई है। और फिलहाल उस दिशा निर्देश लेने के बाद सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी के लिए मुस्तैद होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कामदेव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं मेरठ में गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल देखने को मिली। जी हां, शहर के शाहपीर गेट इलाके में रहने वाले रमेश चंद माथुर के इंतकाल के बाद उनकी आखिरी रस्मात मोहल्ले के मुस्लिम बिरादरान ने मिलकर अदा कराई। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले शाहपीर गेट इलाके की धर्मशाला में रमेश चंद्र माथुर लंबे वक्त से रहते आ रहे थे। तवील अलालत के बाद दोपहर में रमेश चंद का इंतकाल हुआ। लॉकडाउन के सबब रमेश चंद का बड़ा बेटा दिल्ली से मेरठ नहीं आ सका। इन हालात में मोहल्ले के मुस्लिम लोगों ने रमेश चंद की अर्थी को कांधा दिया, उनकी आखिरी रस्मात अदा की और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और समाजी भाईचारे की शानदार मिसाल एक बार फिर से देखने में आई। ये इनका रमेश माथुर का यहाँ पर इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है। तो क्योंकि काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, ठीक है, हम लोग तो भाईचारे का ही संदेश देना चाहते हैं और क्योंकि हमेशा से हम लोग साथ खड़े हुए हैं, पूरा मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। ये रमेश माथुर यहाँ बहुत पुराने रहने वाले थे। कायस्तों की ये धर्मशाला है, यहीं रहते थे, मंदिर में रहते थे, यहीं सफाई करते थे। और इनका भी दोपहर में देहांत हो गया 2 बजे के आसपास। इनके 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में एक यहाँ है। तो सारे मुस्लिम लोग मिलकर आपस में इनका क्रियाक्रम करेंगे। यही हिंदू मुसलमान एकता की संदेश है कि हिंदू गुजरा है कि मुसलमान उसको कंधा देंगे। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।